ये आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे लंबा जो किसी का सिलेबस है वो ज्योग्राफी का ही है, मिनिमम 1 महीने तक चलती है, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होती फुली। आप रिवीजन करिए, उसमें मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। देखता जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ या फिर तो एक बार ये क्वेश्चन आया था किसी पेपर में और पूछा गया था ज्योमेट्री में जियो का मतलब क्या है। आई डोंट नो, सीटेट के जूनियर में आया था, किसी में आया था, है ना, ऐसे ही किसी टीचिंग एग्जाम में ही आया था, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में, सीटेट में आया था, यूपीएड में आया था, किसी में आया था कि ज्योमेट्री में भी जियो का मतलब क्या होता है। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन या स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के अर्थ के में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे एक्सप्लोर हुए, सारी चीज़ें कैसे निकल के आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक समझेंगे, सबसे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन होगा कहाँ से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मैं टेबल बनवा दूंगा साथ में, काफ़ी ज़्यादा बेकार बना है, जो कि क्या ही बना है। सो दिस इज बेसिकली अर्थ। समझते हैं क्या है? 2 चीज़ें याद रखना है। पहला एक लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अक्षांश, और दूसरा है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम कहते हैं देशांतर। एक सेकंड रुको ना, थोड़ा सा इंक डाल लें। देखते हैं, एक बार में अर्थ को पूरा स्टडी करना इजी नहीं है भाई। एक बार में क्या आप पूरी पृथ्वी पढ़ सकते हैं? नहीं। तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, कुछ जोन में डिवाइड करके, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने पढ़ने की कोशिश करी है। और हमने अपने थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, कंफर्टनेस के लिए क्या किया, पृथ्वी को एक प्रारूप दिया, एक मॉडल दिया, और उसी मॉडल को क्या कहा गया? ग्लोब। उसी मॉडल को क्या कहा गया? ग्लोब कहा गया। और ग्लोब पे हमने अर्थ को बनाया ताकि हम थोड़ा सा पढ़ सके, उसके हम जान सके, और उस पर ही फिर हमने आगे चीज़ें करना स्टार्ट किया। तो हमने उसमें देखा, हमने सबसे पहले क्या था, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे पास कि हम नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, इसकी हम डिस्टेंस कैसे निकालें। तो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस निकालने के लिए जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया उसको क्या कहा गया? और ईस्ट से वेस्ट तक जो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ किया गया वो क्या है? देशांतर। ठीक है, तो पहली बात तो नॉर्थ को और साउथ पोल को, इनको किससे नोट किया गया? पॉइंट से। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने किससे नोट किया? पॉइंट से। और इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहा गया? अक्षांश। हमने ऐसे पॉइंट्स बनाते गए, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्या कहा गया? अक्षांश कहा गया। तो लैटिट्यूड्स क्या है? तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कहाँ से कहाँ तक की? नॉर्थ से साउथ तक की। नॉर्थ से साउथ तक की दूरी को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? अक्षांशों का। ठीक है, और जो डॉट बनाएगा इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश। एक लाइन बनाई हमने जो कि पृथ्वी पर नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, ये सिर्फ एक कृत्रिम रेखा, एक ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं है। जो लाइन अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा? नदर्न हेमीस्फीयर। ऊपर वाले को कहा हमने उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या कहा? दक्षिणी। कुछ आता है कौन सी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सा है? 0 डिग्री पे है, इसको क्या कहा गया?
इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आता है ये वाला, जीरो डिग्री लाइन जो है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और जो लैटिट्यूड्स हैं, जो अक्षांश हैं, इन लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 181। क्यों भाई? एक 0 डिग्री हो गया, आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ऐसे 90 डिग्री यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो 90 ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में, एक 0 डिग्री वाला, और 90 दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में, तो कितने होगा? 181। तो अक्षांशों की संख्या कभी पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 181 होगी। लेकिन अगर लैटिट्यूड लाइंस की या फिर अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं 179। अंतर है, याद रखना, ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखाएं। भाई इन डॉट को क्या कहा गया है? अक्षांश। अब इन डॉट पे जो लाइन बनेगी इसको क्या कहा गया है? अक्षांश। इस भाई मान लो कहीं यहाँ पे 1 डिग्री होगा, तो यहाँ पे भी डिग्री, इन दोनों 1 डिग्री को मिलाया तो क्या बन गया? 1 डिग्री, या फिर नीचे को लाना है। ठीक है, इन लाइंस को ही कहा गया अक्षांश रेखाएं। अब आप जानते हैं हमें एक लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, लेकिन पोल्स पे क्या है? आप यहाँ से जाओगे तो भी 90 डिग्री कहाँ है? यहीं पे। और इस तरफ से जाओगे तो भी 90 डिग्री कहाँ है? यहीं पे। तो जब पॉइंट एक ही है तो क्या यहाँ पे लाइन बनेगी? नहीं बनेगी। और लाइन नहीं बनेगी इसलिए क्या है? एक नॉर्थ पोल की, एक साउथ पोल की, 2 लाइन्स कम हो जाती हैं, इसलिए 181 से कितनी बची है? 179। कुछ नहीं आएगा। लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181 है। अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस कितनी है? 179। अब इनमें कुछ दूरी भी होगी भाई, एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश में दूरी होगी, है ना? तो 2 अक्षांशों के बीच दूरी, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। वो लॉन्गिट्यूड में होता है। ठीक है, 111 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक लाइन आती है ये, एक लाइन आती है ये जो है ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। और ऊपर वाला भाग पूरा नॉर्थ है, नीचे वाला भाग पूरा साउथ। ये कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर एक लाइन नीचे भी आती है ऐसे, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। और नीचे आएंगे हम तो ये हो जाएगी 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है या अंटार्कटिक सर्कल है, कौन सी पता आपको? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, इतने में कोई समस्या हो किसी को तो बताओ, कोई डाउट हो तो। ये समझ में आया क्या है? ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं वैसे बनते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। और कर्क रेखा कितनी डिग्री पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अच्छा, ये लाइंस जो हैं ये देखो आप ऊपर की ओर जाएंगी या फिर नीचे की ओर जाएंगी। तो हम या तो नॉर्थ साइड जा रहे हैं या फिर साउथ साइड है, तो हम ऊपर जाएंगे और नीचे से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में बढ़ रहे हैं, और यहाँ से नीचे आएंगे तो साउथ में बढ़ रहा है। तो हमेशा ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉर्थ ही कहलाएंगे, और यहाँ के सारे पॉइंट्स कहलाएंगे साउथ कहलाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक थोड़ा सा हम बता दें कि क्या होता है, थोड़ा सा फिर समझाते हैं। ये हालांकि छोड़, ये समझ में आया? इतना सा ये लॉन्ग व्यू डाल, बाद में समझाते हैं क्या है। और पोल्स जो है वो 90 डिग्री पे। ठीक है, रॉबर्ट पियरे का नाम सुना होगा आपने, और अमंड सेन का भी नाम सुना होगा। 1911 और 1919 में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की खोज या इन्होंने करी थी। क्लियर?
नॉर्थ पोल की किसने करी है? उत्तरी ध्रुव की किसने करी है? दो लोगों के नाम बताए हमने, आपको लिखवाए भी है, अमंड सेन और रॉबर्ट पियर। एक साउथ पोल, एक दूसरे नॉर्थ पोल। ये लग गया। ये लैटिट्यूड्स के बारे में इतना तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, ऐसा होता है। हो गया? हो गया। थोड़ा सा दूसरी चीज समझाएंगे। देखो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये कौन सी लाइन है? भूमध्य कितने डिग्री पे? 0। ये इसको हम कहते हैं 1। ठीक है। ये कितने डिग्री पे? 3.5 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ये 66.5 डिग्री साउथ। ये 66.5 डिग्री। ये नॉर्थ पोल है। और ये आपको पता है सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? पूरब से। पूरब यहाँ पे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, मान लो सर। ठीक है। तो आप जानते हैं सन के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी या ग्रह परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बनती है कि जो सन रेज हैं ये जब सीधी किस पे होंगी? भूमध्य रेखा। जब सूरज की किरणें कहाँ पे पड़ रही होंगी? सीधी भूमध्य रेखा के लंबवत होंगी। उस टाइम पे किसकी कंडीशन बनती है? विषुव की। और सिर्फ 2 ही तारीखों में ऐसा होता है। कौन कौन से? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 तारीखों को जो होता है वो डे और नाइट जो होते हैं वो बराबर के होते हैं। दिन और रात जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर के होते हैं। मतलब 24 घंटे हैं हमारे पास। अब उस 24 घंटे में ही दिन और रात का ड्यूरेशन होता है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। लेकिन सिर्फ 2 तारीखों को, कौन कौन से? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो बराबर होता है। और इसी स्थिति का कहा जाता है विषुव। पिछले साल पैट में क्वेश्चन आया था कि बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव कब होगा? मार्च में। और शरद विषुव कब होता है? इक्विनॉक्स की कंडीशन बनती है, इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही जानते हो आपके भाई 12 महीने हैं हमारे पास नॉर्मली। ठीक है, ऐसा होता है। तो सन रोटेट कर पृथ्वी जो घूमती है, रिवॉल्व जो करती है पृथ्वी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सन मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाता है? या तो कर्क रेखा तक, और यहाँ पे जब सन कहाँ होता है? कर्क रेखा पे, है ना। तो ये तारीख कौन सी है? 21 जून। 21 जून को सूरज कहाँ होता है? कर्क रेखा पे। मतलब क्या होगा इसका? उत्तरी गोलार्ध में है सूर्य। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पे क्या होगा? दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। और तारीख कौन सी है? 21 जून, है ना। और इंडिया भी कहाँ आता है? कर्क रेखा। मतलब आप जानते हैं कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरी है, तो हम भी कहाँ आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो हमारे यहाँ भी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। ठीक है। और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सेम होता है। अगेन आपको वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग समझाऊं तो आप ऐसा समझ लो, 21 मार्च को जो है वो सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पड़ रही हैं उस टाइम पे।
तो इस टाइम पे क्या होगा, अब आप यहाँ से 3-3 महीने काउंट कर लो भाई, 3 महीने में सनलाइट जो है वो कर्क रेखा तक पहुँचेगी। तो 21 मार्च से आप 3 महीने जोड़ोगे एग्जैक्टली, अप्रैल मई जून, 3 महीने में एग्जैक्टली सनरेज कहाँ आ जाएंगी, कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा में सूरज की किरणें आ जाएंगी। तो सबसे गर्म दिन जो उत्तरी गोलार्ध में होगा वो कब होगा, होना चाहिए सबसे कम दिन कब होगा, 21 जून को। क्लियर। उसके बाद भाई 3 महीने यहाँ लगे, फिर 3 महीने फिर वापस आएगा। तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सनलाइट फिर कहाँ आ गई, भूमध्य रेखा पे। अब कहाँ जाएगी, मकर रेखा की साइड। तो यहाँ से सितंबर से फिर आप 3 महीने काउंट करो, क्या होगा 22 दिसंबर। अब सूरज कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध या फिर मकर रेखा पर। यहाँ पर लिखे ना आप कर्क, ठीक है। 22 दिसंबर को अगर सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो इस दिन क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें, लेकिन कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तारीख क्या है, 22 दिसंबर। अगेन दिसंबर से फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में वापस सनलाइट कहाँ जाएंगी, भूमध्य रेखा पर। 12 महीने होते हैं जी, ठीक है। फिर सुनना, ये कंडीशंस सारी पूछी आती हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन आएगा, भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पे, 0 डिग्री पे। कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा आता है अक्षांश लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है, 181। लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखाओं की 179। दो अक्षांश के बीच में दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है। इतना में कोई समस्या नहीं है। विषुव की स्थिति इक्विनॉक्स की कंडीशन कब बनती है, 21। तो क्रम ने अक्षांश और देशांतर देखी थी, वो वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी इस चक्कर में, इसके बाद समझा दे रहा है। अक्षांश साइज से कंप्लीट करवा दिया, देशांतर बता देते हैं एक बार फिर से, समझ लेना उसे सही। मान लो ये अर्थ है, ठीक है। जो लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। और ये लाइंस जो सर्कल बनता है ये आधा बनता है, अर्धवृत्त बनता है, सेमी सर्कल बनता है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। ये तो ये लाइन है जो सेंटर से डिवाइड कर रही है आधे ईस्ट और वेस्ट को, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को ही हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन या GMT। क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर इसका जहाँ से ऑब्जर्वेटरी लैब है इसकी, वो कहाँ बनी है, वो बनी है ग्रीनविच। और ये ग्रीनविच कहाँ है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, इस यहीं पे बनी। क्लियर, इसलिए इसको हम इसके जस्ट पीछे भाई जहाँ पे 0 डिग्री है वही 180 डिग्री वाला पीछे 180 डिग्री पे क्या है, तो ये है अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि या इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ऐसा होता है। और 2 देशांतर या लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, इन लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट। ऐसे समझ लो भाई, ये कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री, और घंटे कितने हैं, 24। मतलब हमें 360 डिग्री कवर करना है कितने देर में, 24 घंटे में, है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 24 घंटे बटे 360। 24 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60, 6 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 4 बार, तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। क्लियर, यहाँ तक ये। अब आप जानते हैं कि जो इंडिया है
इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो ये है, और ये कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। मतलब इस 0 डिग्री वाली लाइन में और इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इंडिया का जो मानक समय है, उसमें कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का। ठीक है, अब 1 डिग्री को पार करने में अगर 4 मिनट लगते हैं, अगर 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री क्रॉस करने में 82.5 डिग्री इंटू 4 लगेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? करीब करीब 5 घंटे 30 मिनट। और आप खुद सोचना कि इंडिया जो आता है वो आता है यहाँ पे ईस्ट साइड में, भाई ऐसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, तो इंडिया यहाँ आता है, तो सनलाइट जो है वो पहले इंडिया पड़ेगी, सनलाइट बाद में कहाँ तक पहुँचेगी? 0 डिग्री वाली लाइन। मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से आगे है, मतलब हमारे यहाँ दिन पहले होता है, वहाँ पे दिन बाद में होता है, ऐसा है। ठीक है, ये चीज़ समझाई थी, बता दिया आपको। 2-3-4 चीज़ें याद रखना। टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी है? टोटल देशांतर कितने हैं? 360। ठीक है, ऐसा सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है। टोटल टाइम जोन कितने हैं? मानक समय कितने टोटल? 24। सबसे ज्यादा कहाँ है? या फिर रशिया में है, और कितने हैं? 11 टाइम जोन है। ये क्वेश्चन अभी पैट में आया था कि सबसे ज्यादा टाइम जोन टोटल कितने हैं? 24 मानक समय है। और ये समय मानक समय रेखा है ना, ये सीधी नहीं है, ये कहीं कहीं से मुड़ी हुई है, हल्की सी तिरछी है, बेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे मान लो ये टाइमलाइन है, अब कोई कंट्री है जो ऐसी आ रही है, पता चले यहाँ पे टाइम दूसरा होगा, यहाँ पे टाइम दूसरा, तो हमने इसको चेंज करने के लिए क्या कर दिया? इसको ऐसे बेंट कर दिया, तो ऐसा है। इस वजह से मानक समय रेखा जो है वो कहीं कहीं बेंट है। क्लियर? इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो याद रखना है। पहली बात क्या है? वो लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। 2 देशांतर रेखा, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने का अंतर होता है? 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर का। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में, जैसे मान लो आप 1 डिग्री पे खड़े हैं, हम 2 डिग्री पे खड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पे। तो जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, 82.5 डिग्री पार करने में 82.5 इंटू 4 लगेंगे, तो 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। क्लियर है? टोटल दुनिया में कितने टाइम जोन है? 24। सबसे ज्यादा कहाँ है? रशिया में। इंडिया में एक ही है, एक है बीच में। मांग हो रही है 2 की, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे अलग अलग करो आप टाइम जोन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ और यहाँ के टाइम में, मतलब अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के टाइम में 1 घंटे 56 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो वर्किंग आवर्स जो है वो यहाँ के अकॉर्डिंग है, दिल्ली के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत होती है बड़ी फिर टाइमिंग के। तो ये चाह रहा है कि यहाँ पे भी एक लाइन बनाओ, मतलब यहाँ पे भी एक टाइम हो यहाँ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे टाइम हो यहाँ के अकॉर्डिंग। इससे बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी फिर, क्योंकि अभी जो हमारी ट्रेन की टाइमिंग है वो तो इसके अकॉर्डिंग है। जब 2 टाइम हो जाएंगी तो ट्रेन की टाइमिंग 2 के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी हमें, तो वो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना। इस वजह से 2 टाइमलाइन पे अभी विचार चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। फिलहाल में एक ही है, कितने डिग्री पे? 82.5 डिग्री पे। और ये कितने राज्यों से निकली है? तो 5 राज्यों से, कर्क रेखा 8 से निकली है। और ये टाइमलाइन जो है ये कितने से? 5 से। और इसका जो ऑब्जर्वेटरी लैब या हेडक्वार्टर इसका जो है वो कहाँ है? नैनी में। और नैनी कहाँ है? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। ठीक है, इतनी चीजें जो आपको इससे याद रखनी है। आपको ये नोट करना हो नोट कर लो, फोटो लेना हो फोटो ले लो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन है उससे बनते हैं जो हमने बताया, वो सारे क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस और बता दे रहे हैं जो आ जाते हैं कभी कभी। देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये कौन सी लाइन है? मध्य रेखा। ये कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। ये कौन सी लाइन? कर्क रेखा। ये क्या है? आर्कटिक व्रत। ये अंटार्कटिक व्रत, ये उत्तरी ध्रुव, और ये है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क
बातें नहीं करो। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स आपको पता है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी, तो ये कौन सी है? लिम्पोपो। तीसरा आती है भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कांगो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले दूसरा आता है क्वेश्चन एक कि तीनों रेखाएं कौन कौन सी? एक तो कर्क कोमा भूमध्य कोमा मकर रेखा, तीनों किस कॉन्टिनेंट पे आती हैं? तो तीनों किस पे आती हैं? अफ्रीका पे आती हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, सुनना। ये तो मैं सारे से कल क्वेश्चन आ रहे, जो क्वेश्चन है वो सुन लेना फिर से पूरे सारे के सारे। वो लाइंस ऐसे कोई लाइन पृथ्वी पे है नहीं, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पे नहीं है, हमने सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बना रखा कि हमें इजी हो जाए पढ़ने के लिए, इसलिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कि वो लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती हैं लैटिट्यूड अक्षांश कहलाती हैं, और जो नॉर्थ से साउथ खींची जाती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111, और देशांतर के बीच में 111.32। अक्षांश कितने टोटल? 181, और अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी है? 100। इंडिया का जो भारत मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री पे। अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पे। क्लियर? ये बता दी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। कौन सी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है? भूमध्य रेखा। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गुड क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आया? हमने आपको कल एक चीज और समझाई थी कि जो सन है उसकी लाइट हमेशा, सन हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहता है? कर्क से मकर के बीच में। बताया था? नहीं, उसके पहले मैं चीज़ बता दें फिर बताते हैं। वो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ पे किस लाइन पे है? मकर रेखा पे। और सूरज मकर रेखा पे कब होता है? 22 दिसंबर को। और क्रिसमस डे कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को। अब सन कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ है? यहाँ पे। इसीलिए क्रिसमस डे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। क्वेश्चन सीटेट में हर बार आता है कि किस महाद्वीप या किस देश में जो क्रिसमस डे है वो गर्मियों मनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया पे। रीजन क्या है? दिसंबर के टाइम पे सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे, और ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकली कौन सी? मकर रेखा, ठीक है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? गर्मियों में, जबकि हमारे यहाँ सर्दियों में। इतना सा याद रखना, याद रहेगा। दूसरी चीज ये, सन कहाँ से कहाँ तक रहता है? कर्क से मकर के बीच। मतलब ये जो रीजन है भाई, जहाँ पे सन रहेगा वहाँ पे गर्मी भी रहेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये जो रीजन है इतना, इसको ही हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि सनलाइट हमेशा यहीं रहती है। पहला, सनलाइट कहाँ नहीं पहुंचती कभी? पोल्स पे। इसीलिए 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें कहाँ होती हैं? पोल्स। हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सन को 3 महीने रेस को ऊपर में रखते हैं और 3 महीने, तो टोटल सन भूमध्य रेखा के ऊपर कितने टाइम तक रहता है? 6 महीने। और भूमध्य रेखा के नीचे कितने टाइम रहता है? 6 महीने। इसीलिए जब 6 महीने ऊपर रहेगा तो यहाँ पे दिन होंगे, जब 6 महीने नीचे रहेगा तो यहाँ पे रात होगी। इसलिए ध्रुवों पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, और सूरज की किरणें कभी ध्रुवों पे नहीं पहुंचती। इसीलिए ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे कभी सूरज, इसको हम क्या कहते हैं? शीत
ठीक है। अब यहाँ से हीट यहाँ जा सकती है और यहाँ से ठंडक यहाँ से, इसलिए बीच वाले रीजनों का कहा जाता है शीतोष्ण। भाई यहाँ से शीत आएगा, यहाँ से उष्ण आएगा, तो क्या होगा बीच का? शीतोष्ण होगी। समझ में आया? भाई इस रीजन में सूरज हमेशा है, तो यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको कहा गया उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। यहाँ पे सनलाइट कभी नहीं पहुँचती यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया? शीत या फ्रिजिड जोन कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे यहाँ की हीट यहाँ ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ का ठंडक जो है यहाँ आ सकती है, तो ये बीच वाला रीजन जो है ये शीत यहाँ से आ गया और उष्ण यहाँ से आ गया, तो ये क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। ये रीजन होता है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, तकल्लुफ, गिले शिकवे हो तो बता दो। है कोई डाउट? है? नहीं है? समझ में आया? इतना रीज़न, ठीक है। एक चीज़ और थी जो हमने समझाई है, बता दे रहा हूँ, वो भी आपको, मतलब हालांकि उसको हम वर्ल्ड मैप जब समझाएंगे तब बता देंगे, थोड़ा सा जब हम कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। जो अमेरिका है ना, वो सॉरी जो अफ्रीका है ना आपको, वो करीब इस टाइप से चलता है, ये ऐसे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप पे आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? सन सबसे ज़्यादा टाइम तक कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के आसपास। सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के आसपास। वाष्पीकरण ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा बरसात भी कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के आसपास। सबसे ज़्यादा बरसात है तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भी कहाँ होंगे? जहाँ पे पेड़ पौधे हैं खाने वाले जानवर भी कहाँ होंगे? भूमध्य रेखा के आसपास। जब पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी हैं, तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के। नहीं, पेट का तो पूरा पेपर सिलेबस से ही आता है, इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो। हमने कहा ना रिवीजन वाला पढ़ लो, उसमें से ही आ जाएगा। तो ठीक है, जीएस का है पोर्शन थोड़ा सा, ठीक है। मैथ का तो और ठीक कर लो। और तो सर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो बच्चा सही, ठीक है, हो जाएगा, तो हो गया। अब बताओ, लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में, अक्षांश में और देशांतर में कोई डाउट हो तो बता दो आप हमें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दो। कल से स्टार्ट हुई नहीं, कल बन नहीं पाया था, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज से ही स्टार्ट मान लो आप, आज ही से। हाँ करेंगे पहले, है ना। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? नॉर्थ पोल की रॉबर्ट पीयर। कल लिखवा दिया था हमने, लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और साउथ पोल की खोज अमंड सेन ने की थी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अभी कोई सवाल हो तो। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आ जाते हैं सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक लिखना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी में अंदर क्या क्या है वो समझता है, ठीक है। क्या ही बना है पृथ्वी भी कह रही है सही तो बना दो हमें। चलो देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, है ना। मान लो हमने इसके अंदर जाके इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको हमने अलग से ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसको हम अलग से ड्रॉ करेंगे तो ये समथिंग ऐसा दिख सकता है। कि यहाँ पे घर बना हुआ कोई, यहाँ पे पेड़ लगे होंगे, ठीक है। एक तो रीज़न ये होगा, एक रीज़न ये होगा। ये है अर्थ सरफेस 0 डिग्री, पृथ्वी सतह है, ठीक है। आप अंदर जाओगे कहाँ तक? 30 किलोमीटर तक, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक, उसके बाद 6371। तो हम पूछे तो अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371। अर्थ का डायमीटर कितना है? तो रेडियस का डबल हो जाएगा, 12700 कुछ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? इसमें कोई दिक्कत? ये हमने अर्थ के एक पार्ट को अलग से स्टडी करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो 0 से 30 किलोमीटर तक का भाग है,
इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं भू। ये 30 से 2900 किलोमीटर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं मेंटल, क्या कहते हैं हिंदी में भी, और नीचे वाला जो भाग इसको हम कहते हैं कोर। क्लियर? इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि है क्या क्या। अर्थ क्रस्ट एक ही साथ लिख लेंगे, फिर है मेंटल, फिर है कोर। रीजन यहाँ पे लिखा है 0 से 30 किलोमीटर, 30 से 2900, 2900 से 6371, ठीक है। इसका ये किससे बना है, तो ये किससे बना है, सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। मेंटल किससे बना है, सिमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और ये किससे बना है, निकेल और फेरस। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप चाहे डेंसिटी घनत्व पढ़ें या टेम्परेचर तापमान पढ़ें या वोल्केनिज्म पढ़ें, सेम चीज़ें निकल के कैसे आती हैं कि ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, है ना। और जब नीचे और जाते जाएंगे तो वहीं पे हमें क्या मिलता है, मेटल्स मिलते हैं। इसीलिए पृथ्वी की कोर में यहाँ पे सेंटर के पास में क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, निकेल और फेरस जैसे। अब इन पे चार्ज होता है और इनके चार्ज की वजह से किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पहले दिया था कि अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी किससे बनी है, सियाल से। मेंटल किससे बना है, सीमा से। और कोर किससे बना है, नाइकी से। फिर सेकंड आता है डेंसिटी, इसको हम कहते हैं घनत्व। तो अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल की कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर की कितनी है, 13.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन आता है कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो ये दोनों का भाई वो करोगे तो एक तरह से यही रहती है। कभी भी आएगा पृथ्वी का घनत्व तो कितना है, तो कितना है 5.5। और अगर आपको इन नामों से पूछता है तो यहाँ पे लिखा है, ओवरऑल पृथ्वी का पूछता है तो ये। क्वेश्चन आता है सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा घनत्व किस पे है, इस पे ही सबसे ज्यादा किस पे। जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मांड विज्ञान, उसमें समझा देंगे कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 ही पॉइंट जो मेनली याद रखने होते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, सुनना होता क्या है, होता ये बाद में समझाएंगे, इसमें नहीं। इसमें से होता हो कोई डाउट हो किसी को तो समझ में आया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप सुनना क्या क्या बताइए। सबसे ज्यादा डेंसिटी, तो नीचे आने पे घनत्व बढ़ता है। तो आप देख रहे हो भू प्रॉपर्टी में कितना था, 2.9। फिर मेंटल में कितना हुआ, 5.5। और कोर में कितना है, तो नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ता है। इसीलिए पृथ्वी के सेंटर पे क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। और जहां भी चट्टानें टूटेंगी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे आने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन रैंडमली बढ़ता है। ऐसा नहीं कि फिक्स होकर नीचे आने बढ़ेगा, कहीं कहीं ज्यादा बढ़ेगा, कहीं कम बढ़ेगा। ज्यादा कहाँ होगा, जहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाएंगे, जहां पे रेडियो एक्टिव चीजें पाई जाएंगी, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाएंगे, वहां पे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहीं पे वोल्केनिज्म होगा, वहीं पे चट्टानें टूटेंगी, वहीं पे क्या होगा, एनर्जी क्रिएट हो रही होगी। इसलिए नीचे आने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है, नीचे आने पे डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ता है। क्लियर? और उसी से हमें क्या पता चला, जब वोल्केनिज्म हुआ उससे पता चला इन चीजों के बारे में कि कहाँ पे नीचे क्या क्या है। सबसे पहले क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। अर्थ क्रस्ट की गहराई कितनी है, 30 तक। उसके बाद मेंटल, उसके बाद कुछ आता है सबसे ज्यादा भाग कौन सा है, तो मेंटल का मानते हैं। सबसे ज्यादा भाग किसका आता है, तो मेंटल का माना जाता है। सबसे ज्यादा भाग किसका है, मेंटल का है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट किससे बनी है, सियाल से। मेंटल किससे बना है, सीमा से। और कोर किससे बना है, नाइकी से। अर्थ क्रस्ट का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मेंटल की कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और कोर की कितनी है, 13.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओवरऑल अर्थ की कितनी है, 5.5 ग्राम। क्लियर? क्वेश्चन इससे जो बनते हैं सेकेंडली वो ये आता है, पहला क्वेश्चन याद रखना हमेशा जो हम बोल रहे हैं वो,
पहली बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। अभी हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व या एलिमेंट, सॉरी, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? बताओ, एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट वो है सॉरी, हाँ सही, ठीक है। सबसे, ये किसकी बात हो रही है? ओवरऑल अर्थ की। अब हम आते हैं किस पे? भू। क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। भू प्रॉपर्टी पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? भू प्रॉपर्टी पे क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर आएगा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। ऑक्सीजन धातु थोड़ी है, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है। अब बताओ कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? एल्यू। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके क्रस्ट से और एक बनता है एंटायर अर्थ से। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व लोहा, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु लोहा, क्योंकि आयन क्या है? धातु ही तो है। तो तत्व आए, एलिमेंट आए या मेटल आए, दोनों का आंसर क्या होगा? ये। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन मेटल नहीं है, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखना है। यहाँ तक किसी, ये भू प्रॉपर्टी का है और वो एंटायर अर्थ का है, पृथ्वी का है, पूरी पृथ्वी का। ठीक है, ऐसा है। समझ में आया? ये नोट कर लें। ज़्यादा क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हुआ, दूसरा वर्गीकरण, सेम इसी चीज को फिर से बनाते हैं। यहाँ नहीं, अच्छे से बना, एक सेकंड। यहाँ बनाते हैं। ये 0, ये तो अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं 100 किलोमीटर बराबर। इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। इसको कहा जाता है इसको हम कहते हैं स्थलमंडल।
ये 4 चीज़ें। एक क्लासिफिकेशन हो गया क्रस्ट मेंटल कोर वाला, और दूसरा क्लासिफिकेशन फिर दूसरे इंसान डेली के द्वारा दिया गया। तो इसमें आती है कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बेरीमंडल। ठीक है। अब लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में आप ये जो देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट। सुना है, पृथ्वी के नीचे प्लेट है, वो यही है। एक सेकंड, सुनो क्या है, कभी भी आएगा प्लेट्स किस किस लेयर के बीच में आती हैं, स्थल मंडल और लिथोस्फीयर और किसमें, एस्थेनोस्फीयर के बीच में आती है प्लेट्स। ठीक है। क्वेश्चन का लावा कहाँ होता है, एस्थेनोस्फीयर। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ पाए जाते हैं, एस्थेनोस्फीयर। यहीं पे मेनली माना जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चट्टानें टूटती हैं और पिघलती हैं। चट्टानें पिघलती हैं, ठीक है, पहली बात। तो किसका निर्माण होता है, लावा का। किसका निर्माण होता है, लावा का। ठीक है, पहली बात। अब ये लावा क्या करता है, मूव करता है, और इस लावा के मूवमेंट की वजह से कौन मूवमेंट करता है, प्लेट। और प्लेटों के गिरने, प्लेटों के मूवमेंट करने की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, और ज्वालामुखी की अभिक्रिया होती है। ठीक है। जैसे मान लो ये भाई, जब प्रेशर यहाँ पे मूवमेंट होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और किसी प्लेट की दरार से मैग्मा क्या करेगा, लावा क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जहाँ से भी लावा बाहर निकलेगा वहीं पे विस्फोट होगा, वॉल्केनिज्म होगा, ज्वालामुखी अभिक्रिया होगी, और वहीं पे किसका निर्माण होगा, वॉल्केनिज्म का, वॉल्केनो बने। क्लियर। अच्छा, खुद सोचना एक चीज़ है, जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, जैसे ये कोई बकेट है, इसमें आपने प्लेट रखी, ठीक है। अब आप इस प्लेट को नीचे दबा रहे हो, तो पानी कहाँ से बाहर आएगा, साइड से, जहाँ पे जगह है, यहीं से तो बाहर आएगा। सेम यहाँ पे, क्या प्लेटों के बीच के तोड़ के मैग्मा बाहर आएगा, नहीं ना, जहाँ पे ज्वाइंट है वहीं से तो बाहर आएगा। अब ये ज्वाइंट जहाँ जहाँ होगा वहीं पे क्या होगी, ज्वालामुखी की अभिक्रिया होगी। फॉर्चुनेटली इंडिया में कहीं ज्वाइंट नहीं है, अंडमान निकोबार पे, ठीक है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका ज्वाइंट कहाँ पे, वहाँ पे। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वॉल्केनिज्म कहाँ होता है, किस महासागर में होता है, तो पैसिफिक में, है ना। और आपने देखा हो जापान के रीजन वाला जो रिंग बनती है वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटता है। क्यों, क्योंकि सारी प्लेटों का जॉइंट कहाँ माना जाता है, वहीं माना जाता है, इसलिए। नॉट जापान एक्जैक्टली, जो पैसिफिक ओशन की पूरी बेल्ट है वॉल्केनिज्म भी वहाँ पर समझाएंगे। जब वॉल्केनिज्म तो समझा देंगे कहाँ पे होता है। ये अभी हमने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टार्टिंग से 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक पहली लेयर कौन सी है, लिथोस्फीयर, जहाँ पे इंसान रह रहे हैं या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, वो सब कहाँ है, लिथोस्फीयर में। उसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे क्या है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसको कहते हैं लावा कहते हैं। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो चट्टानें जो भी हैं वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती हैं। तो ये तो ये लिक्विड फॉर्म में होगी, सेमी लिक्विड फॉर्म में होंगी, और इसी सेमी लिक्विड फॉर्म को चट्टानों के या धातुओं के पिघले हुए रूप को कहा जाता है, लावा कहा जाता है। अब जब ये बाहर आता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। इससे फिर आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और बहुत सारी प्रोसेस है जो हम आगे समझा दें, ठीक है। और ये लावा बाहर कहाँ से आएगा, जहाँ पे प्लेट्स का ज्वाइंट होगा वहाँ पे। प्लेट किस किस की लेयर के बीच पाई जाती है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में। क्लियर। तीसरा भाग कौन सा है, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल है, और सबसे नीचे क्या है आपका, बेरी मंडल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 2 क्लासिफिकेशन थे, एक पहला वाला क्रस्ट मेंटल कोर के अकॉर्डिंग है, और दूसरा वाला लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बेरी मंडल। ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो उससे ज्यादा आते हैं, वो 2 क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, वो 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं, एक सेकंड ना।
जब शोभित करके आया तभी हम समझ गए थे हमने वो पेपर हो जाएगा सबसे। हाँ वो तो कभी कभी थोड़ा सा क्या वो पेपर की लोड की वजह से कभी ऑप्शन यहाँ वहाँ हो गया तो बात अलग है, वरना हम कह रहे हैं कंप्लीट पेपर जो है चारों साइड के थे वो कंप्लीट जीएस इससे ही आई होगी। वो मैथ थोड़ा DITI थोड़ा सा टफ था, हो गए थे करंट नहीं, स्टैटिक वाला तो क्वेश्चन हमने कहा था कंप्लीट। अगर रिवीजन बैच देख के गया होगा ना, वही रिवीजन की 8-10 क्लास है तो भी कंप्लीट वो जीएस उससे ही आ गई होगी पूरी की पूरी, संविधान साइंस वाइंस सारी चीज़ उससे ही थी। साइंस से क्वेश्चन थे तो कौन से बैच कौन सी थी? सेकंड मीटिंग वाले पे, लेकिन 16 का सेकंड मीटिंग का जो पेपर सबसे इजी माना गया है ना, वैसा है थोड़ा सा। और जीएस हमने उसकी देखी बहुत इजी सी थी, काफ़ी कुछ नहीं था। हमें हमारे जैसे 16 फर्स्ट शिफ्ट वाला था, साइंस के 5 क्वेश्चन थे, साइंस के 2 बायोलॉजी से थे, नहीं 3 बायोलॉजी से थे, 2 केमिस्ट्री से थे, 2 बायोलॉजी से थे, 1 फिजिक्स से था। फिजिक्स के क्वेश्चन क्या थे हम बता दे रहे हैं सही। एक आया था 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, लिखवाया था हमने। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आया था जिनमें से कौन सी केमिकल प्रोसेस नहीं है। एक था वो भाप का बनना, तो ये केमिकल नहीं होता है, ठीक है। एक आया था पायरिया जो रोग होता है वो कहाँ होता है, दांतों में, मसूड़ों में होता है, आप कह सकते हो गम्स में होता है या मांस होता है। एक क्वेश्चन आया था कि फ्लोएम किससे संबंधित है, पेड़ों से, जाइलम फ्लोएम होता है ना वो, ये होगा। एक आया था बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज होता है, अम्लीय वर्षा के लिए, एसिडिक रेनफॉल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 5 क्वेश्चन साइंस थे। और बाकी तो ये आए थे कि टाइम जोन, कितने टाइम जोन है टोटल, 24 है, ठीक है। ये आया 5.5 घंटे वाला एक क्वेश्चन आया था, काफी ये सारे क्वेश्चन वही थे, नोट्स ही थे, संविधान के भी सारे नोट्स ही थे। एक आया था आर्टिकल 19 क्या है, रीजनिंग वाला नहीं, तो रीजनिंग हमारे हिसाब से 5 नंबर की आई भी नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन आए थे, 2 आए थे हमें याद है। एक आई थी सीरीज से आया था, एक नहीं 5 होंगे, अल्फाबेटिक सीरीज थी, न्यूमेरिकल सीरीज थी, एक क्लॉक से आया था क्वेश्चन था, है ना, डिग्री निकालना था शायद से क्वेश्चन आया था, वो इजी था। नहीं, थोड़ा सा करंट का हमें लगा कि स्टूडेंट को करंट में इशू हुआ है, तो हम ये सोच रहे हैं कल से या परसों से करंट का डेली लेक्चर डलवाना स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन डलवाएंगे यूट्यूब वाले चैनल पे। डेली करंट के 20-30 क्वेश्चन डलवा दिया करेंगे हम, तो वहाँ से देख लिया करो, ठीक है। वो फालतू का 1.5-2 घंटे का तामझाम नहीं रखेंगे, 15-20 मिनट का लगवाएगा, 15-20 मिनट में 20-30 क्वेश्चन हो जाया करेंगे वो ऑप्शनल वाले, तो वही पढ़ लिया वो डेली, उससे ही हो जाएगा। ऐसा कर देंगे। नहीं, हमें लगा थोड़ा सा कि करंट हमने पिछली बार नहीं करवाया था, हाँ हमें लगा तुम तैयार कर लोगे, नहीं हम करवा ही देंगे, वो हमें पता है हम नहीं करवाएंगे तुम करोगे भी नहीं, तो हम अब हम करवाएंगे, फंसेगी, देख लेना, चलो ठीक है। ग्रीन हाउस आता है, अच्छा वो किसी को याद है, वो क्वेश्चन एक आया था कि यूवी रेज जो आती हैं वो लौटती है तो कौन सी रेज नहीं, कौन सी किरणें जो पृथ्वी से लौटती है, ऐसा कोई क्वेश्चन था एक। अल्ट्रावायलेट नहीं होती, वो इंफ्रारेड होती हैं। ये हमें बताया भी था कि जो आती हैं वो यूवी रेज है, जो यहाँ से वापस आती है वो इंफ्रारेड, लिखवाया है हमने कॉपी में। ये वो क्वेश्चन आया था 16 की पहली शिफ्ट में, हमने स्पेसिफिकली बताया था ये क्वेश्चन कि जो रेज आ रही हैं वो यूवी हैं, जो यहाँ से पृथ्वी से वापस आती हैं वो इंफ्रारेड होती है। नोट्स में लिखा है, प्रॉपर लिखा होगा हमारे हिसाब से, जहाँ तक हमने लिखवाया, समझाया भी था हमने। हो जाता है विब्ज्योर में याद वाह, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ वहाँ, चलो ठीक है मान लेंगे। सारे आए थे, इजी था, थोड़ा लेवल नहीं। हम जीएस का देखो, हम अपने सब्जेक्ट की बता रहे हैं, जैसे जीएस का है, जीएस के चारों शिफ्ट के पेपर मेरे हिसाब से 90 से 95% स्टूडेंट करके आए हैं। कॉन्फिडेंस को जीएस में करके जाओ तो फंस जाती है, ऐसे लेके जाते हैं तो नहीं, बस सबने स्टूडेंट नहीं बताया कि सर वो पूरा पेपर जीएस का तो सही था, रिवीजन वाले से ही था पूरा का पूरा, और तो छोड़ दो। आपने अगर बैच पढ़ा है तो रेडिस हो गया, हमने कहा था लास्ट में रिवीजन वाली क्लास देख के चले ना, 8-10 क्लास डाली थी हमने शायद से, वो हमने समझाया था उनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। सर मैं एक क्वेश्चन बताया था, कन्नौज राजधानी थी सेकंड, और पहली कौन सी थी, थानेश्वर, बताया था, आए थे वो कन्नौज वाला क्वेश्चन आ गया था। एक ही क्वेश्चन बताया था उससे रिलेटेड हमने, वो एक ही आ गया था।
हड़प्पा का पहला मंदिर आया। हाँ वो आया था, एक वो आया था मूर्ति वाला, डांसिंग गर्ल वाला जो लिखवाया था। जियोग्राफी में अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम वाह, गुरु शिखर है ना? गुरु शिखर, हमारी गलत है, डोडा बेटा लगा दी। माउंट आबू। डोडा बेटा उत्तर डोडा बेटा तो भारत की है ना? दक्षिण भारत की है, वो अन्नामलाई पर्वत की है। यही लगा दिया। पश्चिमी घाट कह लो या अन्नामलाई पर्वत कह लो, एक ही बात है। नहीं ठीक है, कॉन्फिडेंस आया हो थोड़ा सा कि पेपर में क्वेश्चन जीएस बन रही है। और सारे स्टूडेंट जितने भी थे सब 90 से जीएस का दायरा हमसे, बाकी का हमने थोड़ा सा नहीं पूछा। जीएस का क्या था, सबने बोला कि सर 90 से 95% क्वेश्चन सही, एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो हमारी गलती से ही हुए हैं कि धोखे में जल्दबाजी में हमने गलत कर दिए, वैसे वरना पूरा पेपर तो नोट से ही था। वो 8 लेक्चर से ही सारा कुछ हो गया था। हमने कहा ठीक भी है, अच्छा है ना। चलो एक चीज़ और देख लो इसमें जो कि आ जाती है कभी कभी, है ना, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी, या इसको हम कहते हैं असम। जैसे हमने आपको 2-3 चीज़ें दिखवाई हैं। हमने आपको जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ाया है वो कौन सा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है भाई, ऊपर वाली क्रस्ट और नीचे वाली क्रस्ट के बीच में डिफरेंस है, नीचे वाली क्रस्ट ऊपर वाले मेंटल के बीच में डिफरेंस है, फिर ऊपर वाले मेंटल नीचे वाले मेंटल के बीच में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, डिसक्वांटिटी का। लिखवाया था। तो इसके कुछ नाम है, वो नाम याद रखने होते हैं जो कि आ जाते हैं। पहला है, फिर है हिंदी में भी ये लिखते हैं, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लेना, ठीक है। कॉर्नॉट डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी, गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी और लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी, ऐसा होता है। किस किस का अंतर है सुनना। तो पहले तो आएगा कौन सा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, फिर आएगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, फिर आएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल, फिर आएगा लोअर मेंटल, अपर कोर, फिर आएगा अपर कोर और लोअर कोर, ऐसा। इसको कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कि जो उनकी अपर वैल्यू में लोअर वैल्यू में जो अंतर डिफरेंस है ना, उसको कहा जाता है असंबद्धता कहा जाता है। लिखवाया है आपके नोट्स में, लिखा होगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये नाम से आता है कि अपर कोर और लोअर कोर को क्या नाम दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन ये इस नाम से आएगा कि ये कॉर्नॉट जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो किस किस के बीच में है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मोहो किस किस के बीच में है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। रेपेटी किस किस के बीच में है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। गुटनबर्ग किस किस के बीच में है, लोअर मेंटल और अपर कोर। और लेहमान किस किस बीच में है, अपर कोर और, अरे ये क्रस्ट का मतलब भूपरपटी है, मेंटल मतलब मेंटल होता है, कोर मतलब कोर होता है। अरे अभी समझाया था हमने कैसे ये है, ये था ना, ये था 30 किलोमीटर तक, 2900 तक और 6371 तक। अब ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है इसको ही क्या कहा गया, डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया, ठीक है। ऊपर वाले क्रस्ट और नीचे वाले क्रस्ट का अंतर मोहो, ये कॉर्नर, ठीक है। नीचे वाली क्रस्ट ऊपर वाले मेंटल का अंतर मोहो, ऊपर वाले मेंटल नीचे वाले मेंटल का अंतर रेपेटी, नीचे वाले मेंटल ऊपर वाले कोर का अंतर गटनबर्ग, ऊपर वाले कोर और नीचे वाले कोर का अंतर लेहमान। क्लियर है। इतने क्वेश्चंस अगर आपको बनते हैं, स्पेशली वो 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। भूपरपटी पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा, और तत्व भी लोहा, दोनों लोहा। क्लियर। इसके बाद कुछ आता है तो ऑक्सीजन आ जाता है, फिर बात आता है, ठीक है। कोई इशू। अब बताओ इसमें कोई डाउट आया हो तो, लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड में कोई डाउट हो, है ना। अभी हमने आपको वो नहीं समझा है, कॉन्टिनेंट और आपके जो ओशियंस हैं वो हम कल बताएंगे आपको, कल मतलब मंडे को बताएंगे आपको,
हमने आपको लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश दिशांतर समझाया, उसमें कोई डाउट हो, या इंटीरियर पार्ट वाले में आंतरिक संरचना में क्रस्ट मेंटल कोर में लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, बेरिस्फीयर वाले में डाउट हो, या ये डिस्क्वांटिटी में कोई डाउट हो, तो इसमें से आप पूछ सकते हो ओपनली, जो भी सवाल हो। नहीं है क्लियर है? पढ़ना आएगा, क्वेश्चंस लगाना, बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू।